हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर अशुद्धियों के कारण उसका दहन आसानी से नहीं हो पाता है। तो रेगमाल से उसकी सतह को साफ करते हैं जिससे कि वह खुरदरी हो जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है एवं शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त होता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए H2 यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन से यानी कि Cl2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HCl बनाता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो इसलिए जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा तो क्या लिखेंगे इसके आगे 2HCl, तब जाके ये संतुलित समीकरण होगा। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर के बनाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, और ये एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 से का होल क्यूब से क्रिया करके बनाता है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसको संतुलित करने के लिए 3BaCl2 अभिकर्मक, और इधर जब उत्पाद बनेगा तो उसमें भी हमें 3 BaSO4 के 3 अणु मिलेंगे, प्लस जो AlCl3 का उत्पाद है उसमें भी हमें 2 लगा करके इस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तीसरा है सोडियम प्लस जल अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो ये देखिए सोडियम Na प्लस अभिक्रिया करता है जल के साथ में यानी कि H2O, तो क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित करने के लिए 2 सोडियम के अणु लेने पड़ेंगे और 2 ही जल के अणु क्रिया करेंगे, और 2 NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु हमें प्राप्त होंगे प्लस H2 हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगी। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को संतुलित किया जाएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं। तो इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और ये इसकी अवस्था के संकेतों को भी लिखना है। तो जल में बेरियम क्लोराइड BaCl2, और यह जल में है, जल का मतलब एक्वस, ये जलीय विलयन को एक्वस लिखते हैं AQ, प्लस सोडियम सल्फेट के साथ में, और सोडियम सल्फेट का भी क्या है विलयन है। तो ये कौन सी अवस्था में है, एक्वस अवस्था में है यानी कि जलीय विलयन है। ये अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं, तो NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, और यह इसका विलयन है, तो इसके साथ में अवस्था का संकेत क्या हुआ कि यह विलयन रूप में है यानी कि एक्वस है, तो AQ लिखेंगे। तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाते हैं, BaSO4 बेरियम सल्फेट है, और यह कैसा है, अघुलनशील है यानी कि ये विलयन में नीचे बैठा रहता है, अपक्षेप बनाता है यानी कि ये ठोस अवस्था में है। तो इसकी अवस्था के संकेत को कैसे लिखेंगे, S यानी सॉलिड या ठोस। और इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2NaCl लेंगे यानी कि जो उत्पाद बनेगा उसमें हम 2 लगा देंगे, तो ये अभिक्रिया पूरी संतुलित हो जाएगी। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जल में,
तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, एक्वस या AQ, यह जलीय विलयन है। प्लस ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है, ये भी विलयन है, ये भी जल में बना हुआ है। तो AQ इसकी अवस्था का संकेत है कि यह एक्वस विलयन है, जलीय विलयन है। दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो ये हमने क्या लिख दिया, AQ प्लस H2O यानी कि जल बनाते हैं। और जल कौन सी अवस्था में होता है, L फॉर लिक्विड। तो इस तरह से ये इस अभिक्रिया के में जो तत्व हैं उनकी अवस्था के संकेत हैं। अब इस अभिक्रिया को देखते हैं कि यह संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम को। तो देखिए सोडियम Na यहाँ पर 1 है और जब उत्पाद बन रहा है तो उसमें भी सोडियम 1 है। उसके बाद में हम क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है और जो उत्पाद बन रहा है उसमें भी क्लोरीन 1 है, यानी कि दोनों तरफ क्लोरीन बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन देखिए अभिक्रिया में एक ये रही और एक ये रही, तो 2 हाइड्रोजन है और जो उत्पाद बन रहा है उसमें भी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, तो अभिक्रिया में जब भाग ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का 1 अणु है और जब उत्पाद बन रहा है तो उस समय भी ऑक्सीजन का 1 ही अणु है। इसका मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है। तो इसका मतलब हमें इसमें और कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यह अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, यानी कि X वो कौन सा पदार्थ है जिसके विलयन का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं, उसका नाम और सूत्र बताइए। तो पदार्थ X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसे चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा है कि ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसको और क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, इसकी जल के साथ में अभिक्रिया। तो जल के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस और जलीय विलयन है इसका, प्लस ऊष्मा निकलती है। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। प्रश्न 2, क्रियाकलाप 1.7 पाठ्यपुस्तक में देखें। उसमें एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है, क्यों? उस गैस का नाम बताइए। तो क्रियाकलाप 1.7 में जल के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तो जल का देखिए, जल क्या होता है, H2O। जब इसका वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनता है, H2 प्लस O2, यानी कि जो दोनों गैसें हैं वे अलग अलग हो जाती हैं। अभिक्रिया पूर्ण होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस 2:1 के अनुपात में प्राप्त होती हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब जल यानी कि H2O के 2 अणु, तो H2O जल के ये 2 अणु हैं, अपघटित होते हैं, यानी कि जब इसका वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तब उत्पन्न हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से 2 गुनी होती है। तो देखिए यहाँ पे 2H2 है और O2 अकेला ही है, यानी कि हाइड्रोजन कितनी है, दुगनी है। तो हाइड्रोजन दुगनी मात्रा में निकलती है। इसीलिए उपरोक्त क्रियाकलाप में एक परख नली में हाइड्रोजन गैस की मात्रा 2 गुनी होती है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब लोहे की कील यानी कि आयरन अर्थात Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो नीचे दी गई अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया में लोहा यानी कि जो आयरन होता है वह दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है। तो यहाँ पर देखिए, आयरन की बनी हुई कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है
तो जो आयरन होता है Fe होता है, यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस कॉपर को हटा देता है और क्या बनाता है, FeSO4 आयरन सल्फेट का विलयन बनाता है। और जिसका रंग कैसा होता है, फेडेड या मलिन होता है। तो इससे लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग जो होता है वह कैसा होता है, मलिन हो जाता है, फेड हो जाता है। वह किस वजह से होता है, आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। तो इसलिए कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग का विलयन होता है उसका रंग बदल जाता है। प्रश्न 2, क्रियाकलाप 1.10 पाठ्यपुस्तक में देखें, उसमें से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है वे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, और इसमें कैल्शियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रश्न 3, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित क्या होते हैं, यानी कि जिन पदार्थों में ऑक्सीजन का योग होता है वे उपचयित पदार्थ होते हैं, और जिन पदार्थों में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है वे अपचयित पदार्थ कहलाते हैं। तो हमें इन अभिक्रियाओं में यह पता लगाना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित है और कौन सा पदार्थ अपचयित है। तो जब Na यानी कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, Na2O यानी कि सोडियम का ऑक्साइड बनता है। तो इसमें Na के साथ में यानी कि सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब जो सोडियम है वह कैसा है, उपचायक है या उपचयित हो रहा है, और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन निकल रही है तो वह क्या है, अपचयित पदार्थ है। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का है कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस क्रिया करके क्या बनाते हैं, Cu कॉपर प्लस H2O। तो इसमें CuO यानी कि कॉपर का जो ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये कैसा हुआ, अपचयित पदार्थ हुआ। और H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना रही है, H2O यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यह कैसा हुआ, यह ऑक्सीकारक पदार्थ हुआ या फिर इसका उपचयन हो रहा है। H2 का यहाँ पर उपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। अभ्यास प्रश्न 1, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को देखना है। तो अभिक्रिया है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस C यानी कि कार्बन के साथ अभिक्रिया करके लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसमें हमें 4 कथन दिए गए हैं। उन कथनों में से हमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर जो 4 कथन सत्य हो सकते हैं उनको यहाँ बॉक्स के अंदर हमने लिख लिया है। उन कथनों के साथ में हम इन कथनों का मिलान करेंगे। तो जो कथन इन बॉक्स वाले कथन के साथ में मिलान कर रहे हैं वे कथन सत्य हैं, और जो इनके साथ में मैच नहीं कर रहे हैं वे कथन असत्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस अभिक्रिया में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया में देखते हैं कि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। इसका मतलब लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ बॉक्स के अंदर जो पहला स्टेटमेंट है वह क्या है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। फिर हम कार्बन को देखते हैं। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इसका मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट ये रहा, कार्बन उपचयित हो रहा है। अब हम इस अभिक्रिया को रिवर्स करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेड है और इसके साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ करके लेड ऑक्साइड बन रहा है।
तो लेड के साथ, लेड यानी शीशा, तो लेड के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब शीशा या लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो देखिए शीशा या लेड उपचयित हो रहा है। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल करके कार्बन बन रहा है, यानी कि जब रिवर्स अभिक्रिया को देखते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वह इसमें से हट करके कार्बन बन रहा है। तो ऑक्सीजन का इसमें ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीजन के ह्रास को क्या कहते हैं, अपचयन। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इस तरह से ये 4 स्टेटमेंट हैं, ये सत्य हैं। अब इन चारों स्टेटमेंटों को हम यहाँ पर दिए गए ABCD इन चारों स्टेटमेंट से तुलना करके देखते हैं। तो जो कथन इनके साथ मैच कर रहा है वह कथन सत्य है, और जो इनके साथ मैच नहीं कर रहा है वह कथन असत्य है। तो पहला कथन है कि शीशा अपचयित हो रहा है। तो देखिए हमारे यहाँ पे है शीशा यानी लेड उपचयित हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कथन आपस में मिलान नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो A है यह स्टेटमेंट गलत है। B है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो सही स्टेटमेंट है वह क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसका मतलब जो B स्टेटमेंट है वह इस बॉक्स वाले स्टेटमेंट के साथ में मैच नहीं कर रहा है। तो इसका B वाला जो स्टेटमेंट है वह भी गलत है। अब C वाला देखते हैं कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच कर रहे हैं। तो C स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब D को देखते हैं कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए बॉक्स में है जो स्टेटमेंट कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। जिसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच कर रहे हैं। तो D स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पहला है कि A एवं B यानी कि A कथन भी असत्य है और B कथन भी असत्य है। दूसरा है A एवं C यानी कि A कथन असत्य है और C कथन असत्य है। तीसरा है A B C यानी कि तीनों ही कथन असत्य हैं। और चौथा है सभी यानी कि सभी कथन असत्य हैं। तो इसका उत्तर है 1 यानी कि A एवं B, A कथन और B कथन दोनों असत्य हैं। प्रश्न 2, Fe2O3 प्लस Al मिलकर के बनाते हैं Al2O3 प्लस Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? A है संयोजन अभिक्रिया, B है द्विविस्थापन अभिक्रिया, C है वियोजन अभिक्रिया और D है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका उत्तर है D विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें Fe2O3 में जो आयरन है वह एल्यूमिनियम के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होने के कारण Fe को विस्थापित कर देता है और Al2O3 बनाता है। और जो Fe है आयरन है वह अपक्षेप के रूप में विलयन में नीचे रहता है। प्रश्न 3, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। A है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। B है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। C है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और D है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें उत्तर है A, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। प्रश्न 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसके दोनों पक्षों में यानी कि अभिकारक और उत्पाद उसके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसीलिए कंकाली समीकरण यानी कि स्केलेटन इक्वेशन को संतुलित करना आवश्यक होता है।
जैसे कंकाली समीकरण है कि Fe यानी कि आयरन H2O जल के साथ में अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। अब हमें इसमें देखना है कि यह समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि उत्पाद में Fe के यानी कि आयरन के 3 अणु हैं, तो हमें अभिकारक के भी 3 अणु ही करने पड़ेंगे। फिर हम उसके पश्चात में देखते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हम देखते हैं कि उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, तो हमें जो अभिकर्मक है उसके भी 4 अणु करने होंगे, तो इसलिए हम इसको 4 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो ऑक्सीजन है वह भी दोनों तरफ संतुलित है। अब उसके पश्चात में हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन उत्पाद में 2 हैं और अभिकारक में हाइड्रोजन 8 हो गई। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब ये इसकी जो सारे उत्पाद और जो सारे अभिकर्मक जिन्होंने अभिक्रिया में भाग लिए हैं वो दोनों तरफ संतुलित हैं। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है यह संतुलित होगी। तो यहाँ पर देखिए ये संतुलित समीकरण है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में Fe जल वाष्प से क्रिया करके आयरन का ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बना रहा है और यह संतुलित समीकरण है। प्रश्न 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। तो देखिए कथन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो यह क्या कथन है, तो इसके लिए हमें पहले रासायनिक समीकरण लिखना होगा। तो नाइट्रोजन गैस, तो देखिए N2 हो गई नाइट्रोजन गैस, यह हाइड्रोजन गैस के साथ में संयोग करता है और क्या बनाता है, अमोनिया यानी कि NH3। यह क्या है, अमोनिया होता है। तो अमोनिया क्या है, गैस है, तो अमोनिया बनाता है। तो यह इसके लिए रासायनिक समीकरण हो गया। अब हमें इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले दोनों तरफ हम नाइट्रोजन को देखेंगे कि अभिकर्मक और उत्पाद दोनों बराबर हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए अभिकर्मक में 2 नाइट्रोजन है जबकि उत्पाद में 1 ही नाइट्रोजन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो अब दोनों तरफ नाइट्रोजन बराबर हो गई। अब उसके पश्चात में हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए अभिकर्मक में 2 हैं जबकि उत्पाद में कितनी हो गई, 3 दूनी के 6, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर हो गई 6। तो यहाँ पर अभिकर्मक में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और यहाँ पर दोनों तरफ अभिकर्मक और उत्पाद में दोनों में हाइड्रोजन बराबर हो गई। तो ये देखिए N2 + 3H2 और क्या बना, 2NH3। तो इस प्रकार से इन्हें संतुलित किया जाता है। कथन B है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और क्या है, यह है गैस है, तो ये इसकी अवस्था लिख दी। प्लस ये किससे करती है दहन, वायु में, वायु का मतलब ऑक्सीजन में दहन करती है, तो O2 लिख दिया। अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जल बनाती है H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनता है। तो ये तो इसके लिए रासायनिक क्रिया हो गई, रासायनिक समीकरण हो गया। और अब इसके लिए संतुलित समीकरण है कि H2S के लिए हम 2 अणु लेंगे प्लस ऑक्सीजन के भी 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो जल के यहाँ पर देखिए 2 अणु बनेंगे और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के भी 2 अणु प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये संतुलित समीकरण अभिक्रिया है। सी है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। तो ये तो कथन है, इस कथन को हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल क्यूब, ये बेरियम क्लोराइड के साथ में BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का विलयन एवं बेरियम सल्फेट BaSO4 का अपक्षेप देता है। यानी कि यह कौन सी अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, बाकी के सब विलयन है। अब इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा कि Al2SO4 का होल क्यूब यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट का भी एक ही परमाणु इसमें भाग ले रहा है प्लस 3BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के हमें 3 अणु लेने होंगे और इसमें AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 अणु उत्पाद में बनेंगे प्लस BaSO4 के 3 अणु इसमें बनेंगे।
इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित होगी। डी है पोटेशियम धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण है कि पोटेशियम धातु जल के साथ यानी कि H2O के साथ में अभिक्रिया करके KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस देती है। अब इसके लिए संतुलित समीकरण है कि हम देखते हैं कि दोनों तरफ K है यानी कि दोनों बराबर है, पोटेशियम पोटेशियम दोनों तरफ बराबर है। उसके पश्चात हम हाइड्रोजन को देखते हैं, तो इधर हाइड्रोजन कितनी है 2 हैं और इधर हाइड्रोजन कितनी है 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हाइड्रोजन कितनी हो गई 4 हो गई, इधर हाइड्रोजन कितनी है 2 ही है, तो इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गई। अब क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन इधर कितनी है, अभिकर्मक में 2 हैं तो उत्पाद में भी 2 हैं। इसका मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है और यह एक संतुलित अभिक्रिया होगी, यानी कि 2K प्लस 2H2O, तो जो उत्पाद बनेंगे वो 2KOH प्लस H2। प्रश्न 6, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो रासायनिक समीकरण है कि HNO3 प्लस CaOH का ऑल्ट्राइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O यानी कि जल बनाता है। अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मेटल को देखते हैं कि मेटल हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो इसमें मेटल क्या है, कैल्शियम मेटल है। तो यहाँ पर देखिए अभिकर्मक में कैल्शियम 1 है और जो उत्पाद बन रहा है उसमें भी कैल्शियम 1 है। इसका मतलब कैल्शियम दोनों तरफ संतुलित है। उसके पश्चात हम नाइट्रोजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन को देखिए अभिकर्मक में नाइट्रोजन 1 है और जो उत्पाद बन रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन 2 अणु है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु लेने होंगे, तब जाकर के नाइट्रोजन हमारी दोनों तरफ बैलेंस होगी। तो अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गई और कैल्शियम बैलेंस हो गई। उसके बाद में हम ऑक्सीजन को देखते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने अणु हैं, 3 दूनी के 6 प्लस 2 यहाँ पर है, तो यानी कि 8 अणु हमारे ऑक्सीजन के हैं। अब उत्पाद में देखते हैं कि ऑक्सीजन कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी के 6 प्लस 1 ये 7, तो इसका मतलब ये 7 अणु है। जबकि हमें कितने चाहिए, दोनों तरफ बराबर करने के लिए 8 अणु ऑक्सीजन के चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पर 2 और से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितने हो गए, दोनों तरफ 8 अणु ऑक्सीजन के हो जाते हैं। उसके बाद में हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब अभिकर्मक में हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 4 अणु ही होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2H2 यानी कि 4 अणु ये हाइड्रोजन के हैं, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2 जल के 2 अणु बनेंगे। इस तरह से ये इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण होगा। बी है, इसमें अभिक्रिया है कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है H2SO4 के साथ में और बनाता है Na2SO4 सोडियम का सल्फेट प्लस H2O यानी कि जल बनाता है। तो अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो इसके लिए क्या संतुलित समीकरण होगा, तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम मेटल देखते हैं कि मेटल संतुलित है या नहीं है। तो इसमें मेटल क्या है, सोडियम मेटल है। तो यहाँ पर देखिए अभिकर्मक में सोडियम का केवल 1 ही अणु है और जो उत्पाद है उसमें 2 हैं। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 सोडियम अभिकर्मक हो गए और 2 ही सोडियम उत्पाद में हो गए। इसका मतलब सोडियम दोनों तरफ बैलेंस है। उसके पश्चात हम सल्फर को देखते हैं। तो सल्फर देखिए अभिकर्मक में भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है। इसका मतलब सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है। उसके पश्चात हम ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितनी है, 4 और ये 2 6 ऑक्सीजन अभिकर्मक में है, तो उत्पाद में भी 6 ही होनी चाहिए। तो उत्पाद में कितनी है, 4 और 1 5। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब कितनी हो गई, 6 ऑक्सीजन उत्पाद में हो गई और 6 ऑक्सीजन ही अभिकर्मक में हो गई। इसका मतलब दोनों तरफ
जो ऑक्सीजन है वह बैलेंस है, संतुलित है। उसके पश्चात हम हाइड्रोजन को देखते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए कितनी है, 4 हाइड्रोजन अभिकर्मक में है, तो उत्पाद में भी 4 ही होनी चाहिए। तो उत्पाद में देखिए ये 4 है, 2 दूनी के 4। इसका मतलब हाइड्रोजन भी दोनों तरफ संतुलित है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित होगी। तो देखिए अब इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका संतुलित समीकरण, कि 2NaOH प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके Na2SO4 प्लस 2H2O जल के 2 अणु बनाएगा। ये इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है। अभिक्रिया है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करके AgCl सिल्वर का क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें यह देखना है कि यह समीकरण किस प्रकार से संतुलित होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मेटल को देखते हैं कि मेटल बैलेंस है या नहीं। तो मेटल क्या है इसमें, Ag और Na। तो सबसे पहले Na को देखते हैं यानी कि सोडियम को। तो सोडियम देखिए दोनों तरफ 1 है, इसका मतलब सोडियम बैलेंस है। उसके पश्चात हम Ag यानी कि सिल्वर को देखते हैं। तो सिल्वर भी दोनों तरफ 1 है, यानी कि सिल्वर अभिकर्मक और उत्पाद दोनों में बराबर है, तो सिल्वर बैलेंस है। उसके पश्चात हम नाइट्रोजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन भी दोनों तरफ 1 है, इसका मतलब नाइट्रोजन बैलेंस है। उसके पश्चात हम क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन भी दोनों तरफ 1 है, इसका मतलब कि क्लोरीन दोनों तरफ संतुलित है। उसके पश्चात बचती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 3 है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी दोनों तरफ संतुलित है। इसका मतलब ये अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है। तो इसके लिए किस प्रकार से समीकरण होगा कि NaCl प्लस AgNO3, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। तो ये इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है। अब है डी कि BaCl2 यानी कि बेरियम का क्लोराइड H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करता है और BaSO4 यानी कि बेरियम का सल्फेट प्लस HCl बनता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें संतुलित समीकरण लिखना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेटल है बेरियम उसको देखते हैं कि वह बैलेंस है या नहीं। तो देखिए Ba यहाँ पर 1 है और उत्पाद में भी Ba 1 ही है, इसका मतलब बेरियम दोनों तरफ बैलेंस है। उसके पश्चात हम सल्फर को देखते हैं। तो सल्फर देखिए यहाँ पर 1 है और उत्पाद में भी सल्फर 1 ही है, इसका मतलब दोनों तरफ सल्फर बैलेंस है। उसके पश्चात हम क्लोरीन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन के 2 अणु हैं और यहाँ पर क्लोरीन का 1 ही अणु है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से क्लोरीन दोनों तरफ बैलेंस होगी। अब हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और जो उत्पाद है उसमें भी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, इसका मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस है। तो इसके लिए इस अभिक्रिया के लिए किस प्रकार से संतुलित समीकरण होगा कि BaCl2 प्लस H2SO4 मिलकर के बनेगा BaSO4 प्लस 2HCl। इस प्रकार से ये इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण होगा। प्रश्न 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो देखिए इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस क्या कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी कि जल बनाता है और यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके जिंक का नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, तो देखिए जिंक यानी कि Zn प्लस AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके जिंक का नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 प्लस 2Ag बनाते हैं। और इसको संतुलित करने के लिए क्या होगा कि AgNO3 के 2 अणु यहाँ पे लिए जाएंगे प्लस जो सिल्वर है उसके 2 अणु हमें उत्पाद के रूप में मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। सी है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाते हैं प्लस कॉपर बनाता है।
तो देखिए ये एल्यूमिनियम हो गया प्लस कॉपर क्लोराइड अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसमें एल्यूमिनियम के 2 अणु लिए गए हैं इसको संतुलित करने के लिए, प्लस कॉपर क्लोराइड के 3 अणु लिए गए हैं और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 अणु प्लस 3 अणु यहाँ पर कॉपर के बनेंगे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया होगी। डी है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट। इससे बनता है बेरियम का सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, यह बनता है। तो इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि BaCl2 प्लस K2SO4 और इससे बनेगा BaSO4 प्लस 2KCl, यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड है उसके 2 अणु प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण होगा। प्रश्न 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। ए है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, मिलकर के बनाते हैं पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना है और यह अभिक्रिया किस प्रकार की है वह भी बतानी है। तो देखिए इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से होगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड के 2 अणु यानी कि 2KBr प्लस बेरियम आयोडाइड उसका 1 अणु है, यह अभिक्रिया करके 2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के 2 अणु प्लस बेरियम ब्रोमाइड का 1 अणु बनेगा और यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बी है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, यह टूटता है किसमें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूटता है। तो इसके लिए यह अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है और यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यह वियोजन अभिक्रिया है जिसमें एक जो अभिकर्मक है वह टूट करके 2 उत्पादों में या 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, वह अभिक्रिया कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यानी कि दोनों गैसें हैं, ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं। तो देखिए इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से होगा, यानी कि H2 गैस Cl2 गैस से अभिक्रिया करके 2HCl, इसमें HCl के कितने हैं 2, तो 2HCl गैस बनाती है। तो यह तो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। और यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन, क्योंकि इसमें 2 अभिकर्मक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। डी है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभिक्रिया करके मैग्नीशियम का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से होगा कि Mg यानी कि मैग्नीशियम 2HCl के साथ में अभिक्रिया करके MgCl2 प्लस H2 गैस बनाता है और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में जो HCl का H था, हाइड्रोजन थी, उसको Mg मैग्नीशियम ने विस्थापित करके क्या बना लिया, MgCl2 बना दिया और H2 गैस निकलती है। तो इस प्रकार से यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में ऊर्जा या फिर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4 यानी कि मीथेन, प्लस जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया जाता है तो क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा के निकलने के कारण इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वनस्पति द्रव्य जैसे कि शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में अर्थात ऊष्मा का अवशोषण करके सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, अर्थात सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। तो देखिए AgCl यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड है वह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके Ag यानी कि सिल्वर प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन में टूट जाता है, इसका वियोजन हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश में अर्थात ऊष्मा का अवशोषण करके सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके Ag यानी कि सिल्वर प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, वियोजित हो जाता है। शर्करा यानी कि शुगर का जल में विलयन बनाना भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रश्न 10 श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य के यानी कि जो भोजन हम खाते हैं वह पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और कुछ पदार्थ जैसे कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऑक्सीजन श्वसन से प्राप्त होती है, अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में प्राप्त ऊर्जा के लिए निम्न समीकरण होता है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो यह क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा निकलती है। प्रश्न 11 वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ यानी कि जो अभिकर्मक होता है वह टूट करके छोटे छोटे एक या एक से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ या अभिकर्मक बनाते हैं। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर H2 गैस तथा O2 गैस मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह है जल। तो देखिए H2 गैस प्लस O2 मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें दो पदार्थ मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2। तो इस प्रकार से ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया तो FeSO4 ऊष्मा को अवशोषित करके Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 यानी कि फेरस सल्फेट अपघटित होकर के टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है। तो यह कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है और गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 का क्रिस्टल जल को त्याग देता है, अतः क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 में वियोजित हो जाता है, यानी कि ये दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, इसलिए यह कैसा है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। प्रश्न 12 उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उपयोग, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने के पत्थर को जब गर्म किया जाता है यानी कि ऊष्मा के रूप में इसमें ऊर्जा दी जा रही है, तो यह कैल्शियम का ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यह किसका है? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पर अभिक्रिया करवाई गई है। प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रयोग, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एवं क्लोरीन में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके Ag यानी कि सिल्वर और Cl2 यानी कि क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को उपयोग में लिया गया है, उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग में करके यह अभिक्रिया की गई है। उसके पश्चात है विद्युत के रूप में ऊर्जा का प्रयोग। जब अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तब वह अपघटित होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो जल का जब विद्युत ऊर्जा यानी कि वैद्युत अपघटन किया जाता है अम्लीकृत विलयन में, तनु H2SO4 यह है अम्लीकृत विलयन है। इसमें जब विद्युत ऊर्जा का प्रवाह किया जाता है या इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है तो यह H2+O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि इन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारक दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों के बीच में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया के लिए समीकरण है कि CuSO4 प्लस जिंक जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए जिंक ने जो कि अधिक क्रियाशील था उसने कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu को विस्थापित कर दिया और क्या बनाया ZnSO4 का विलयन बनाया, प्लस Cu अपक्षेप के रूप में नीचे विलयन में बैठ जाता है। इस अभिक्रिया में Zn अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होने के कारण CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है और यह विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी है Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनता है FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें भी Fe ने क्या करा Cu को विस्थापित कर दिया क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है, और क्या बनाया FeSO4 फेरस का सल्फेट प्लस Cu अपक्षेप के रूप में नीचे रहता है। तो ये दोनों ही विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में Na2SO4 प्लस BaCl2 आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो BaSO4 बेरियम का सल्फेट प्लस NaCl2 यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है AgNO3 प्लस NaCl आपस में अभिक्रिया करेंगे तो AgCl यानी कि सिल्वर का क्लोराइड प्लस NaO3 सोडियम का ऑक्साइड बनता है। प्रश्न 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु के द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो सिल्वर यानी कि जो चांदी होती है उस धातु के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु के द्वारा विस्थापन किया जाता है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है और इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, ये कॉपर के इसके अंदर कॉपर धातु के द्वारा इसका विस्थापन किया जाता है। तो ये कॉपर से अभिक्रिया करके इसमें कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर को विस्थापित कर देता है और कॉपर का नाइट्रेट बनाता है। सिल्वर धातु नीचे अपक्षेप के रूप में बैठ जाती है। इस प्रकार से सिल्वर का या सिल्वर धातु का शोधन किया जाता है, उसको विलयन में से अलग किया जाता है। प्रश्न 15, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। तो अपक्षेपण अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ बनता है
तो वह अविलेय पदार्थ विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है और अपक्षेप कहलाता है। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके BaSO4 बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाता है प्लस NaCl यानी कि सोडियम का क्लोराइड बनता है। तो इसमें BaSO4 यानी कि जो बेरियम सल्फेट है यह अघुलनशील होता है। तो अघुलनशील होने के कारण यह विलयन में नीचे बैठ जाता है स्थिर होकर के, और यह क्या कहलाता है, यह अपक्षेप कहलाता है और इसे फिर विलयन में से पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार से यह अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न 16, ऑक्सीजन के योग या फिर ह्रास मतलब लॉस या कमी के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ए है उपचयन और बी है अपचयन। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपचयन क्या होता है। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर ऑक्सीजन जुड़ती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन के उदाहरण हैं, कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें देखिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जब जुड़ रही है तो कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण है या फिर उपचयन है। दूसरा है Cu यानी कि कॉपर के साथ में O2 ऑक्सीजन जुड़ रही है और मिलकर के क्या बन रहा है, CuO कॉपर का ऑक्साइड। इसका मतलब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या हुआ, उपचयन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडाइजेशन अभिक्रिया हुई। बी है अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास होता है, लॉस होता है, वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ में क्रिया करके Zn+CO बनाता है। तो इसमें से देखिए ZnO में से ऑक्सीजन निकल गई, उसमें से हट गई, कमी हो गई, तो क्या हुई, यह अपचयन अभिक्रिया हुई, यानी कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया और क्या बन गया, Zn+CO बनती है। तो इस प्रकार से यह क्या हुई, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। CuO कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड जब H2 गैस के साथ में अभिक्रिया करता है तो इसमें से देखिए Cu+H2O बनता है। तो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, उसका ह्रास हो गया, तो यह क्या हुई, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, हट जाती है, ऑक्सीजन का इसमें लॉस होता है, इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व X क्या है, कॉपर है, तथा काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है। तो देखिए कॉपर को भूरे रंग का होता है कॉपर, और जब इसको ऑक्सीजन के साथ में ये अभिक्रिया करता है, इसको गर्म किया जाता है तो यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है, और कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, काले रंग का होता है। तो इसका मतलब X जो तत्व है वह क्या है, कॉपर है, और जो काले रंग का यौगिक बनता है वह कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। प्रश्न 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुएं अम्ल, नमी यानी कि जो आर्द्रता होती है आदि के संपर्क में आकर के संक्षारित होने लगती हैं
तथा उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसके कारण लोहे की वस्तुएं नष्ट होने लगती हैं और इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए उन पर हम पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट करने से लोहे के पदार्थ की ऊपरी सतह खुली नहीं रहती है और यह वायु के सीधे संपर्क में आने से बच जाती है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। प्रश्न 19, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उपचयन होने पर विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो गंध है वह विकृत हो जाती है। पदार्थों को उपचयन से बचाने के लिए, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए ही कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से उन्हें प्रभावित किया जाता है। प्रश्न 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ए है संक्षारण, यानी कि कोरोजन। तो कोई धातु जब अपने आसपास स्थित अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब धातु की क्रिया ऑक्सीजन तथा नमी से होकर के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जिसके कारण धातुएं संक्षारित होने लगती हैं और इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण वस्तुओं की चमक खो जाती है। इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना आदि धातुओं के संक्षारण के उदाहरण हैं। बी है विकृत गंधिता या फिर रैंसिडिटी। वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन होने से उनका स्वाद बिगड़ जाता है तथा उनमें गंध आने लगती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अतः वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए उनमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में रखे जाने पर भी खाद्य सामग्री का उपचयन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।